नमस्कार। आज हमारे पास हैं 7 अक्टूबर 2025 और खबरों का दायरा काफी बड़ा है। मतलब हम अंतर्राष्ट्रीय वित्त और तकनीक की दुनिया में भी झांकेंगे। हाँ। अमेरिकी राजनीति में क्या चल रहा है वो भी देखेंगे। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय मसले हैं, उन पर भी बात होगी। और हाँ, खेल और विज्ञान जगत की खबरें भी हैं। बिल्कुल। और इन अलग अलग खबरों में ना कई बार बड़े दिलचस्प कनेक्शंस भी निकल आते हैं। अच्छा, जैसे देखिए, भारत और कतर के बीच ये जो डिजिटल लेन देन बढ़ रहा है, यूपीआई वाला मामला, हाँ, उसका असर आगे चल के शायद व्यापार समझौतों तक भी जा सकता है। ओके, या फिर अमेरिका में जो ये राजनीतिक खींचतान चल रही है, उसका सीधा असर वहां की आर्थिक नीतियों पर दिख रहा है। सही कहा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इन खबरों की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि इन स्रोतों से क्या खास निकल कर आता है। बिल्कुल। तो पहली खबर है वित्त और तकनीक की दुनिया से। मुंबई में आज से छठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट शुरू हो रहा है। और खबर यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इसका उद्घाटन करेंगे। ये अपने आप में दिखाता है कि फिनटेक कितना अहम हो गया है। हाँ, बहुत अहम। और इसी फिनटेक से जुड़ी एक और काफी बड़ी खबर आ रही है कतर से। कतर से क्या? हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने दोहा में भारत के यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का औपचारिक शुभारंभ किया है। अरे वाह, यानी अब कतर में भी यूपीआई चलेगा? जी हाँ, बिल्कुल। अब वहां भी लोग यूपीआई इस्तेमाल कर पाएंगे और इसे सिर्फ एक तकनीकी चीज नहीं माना जा रहा है। अच्छा, इसे दोनों देशों के बीच डिजिटल और वित्तीय सहयोग में एक बहुत बड़ा अहम पड़ाव माना जा रहा है। पीयूष गोयल जी ने तो इसे, मैंने पढ़ा, दुनिया के लिए एक चमत्कार तक कह दिया। हाँ, बिल्कुल। उनका कहना था कि इससे व्यापार और लोगों का जो आपसी संपर्क है वो मजबूत होगा। उन्होंने कतर नेशनल बैंक को धन्यवाद भी दिया इसे अपनाने के लिए और दूसरे संस्थानों से भी कहा कि आप भी अपनाएं। लगता है भारत अब यूपीआई को ग्लोबल बनाने की राह पर है तेजी से। बिल्कुल बिल्कुल। और बात सिर्फ पेमेंट तक ही नहीं है। अच्छा, और क्या है? देखिए, सूत्रों की माने तो श्री गोयल ने ये संकेत भी दिए हैं कि भारत और कतर एक मुक्त व्यापार समझौते पर एफटीए पर औपचारिक बातचीत शुरू करने के काफी नजदीक हैं। एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जी वही, जिससे दो देशों के बीच सामान और सेवाओं का आना जाना आसान हो जाता है, टैक्स वगैरह कम हो जाते हैं। तो अभी बातचीत शुरू नहीं हुई है पर होने वाली है। हाँ, शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये जो यूपीआई का लॉन्च हुआ है ना कतर में, हाँ, ये इस एफटीए की बातचीत के लिए एक बहुत पॉजिटिव माहौल बना सकता है। ये तो दिलचस्प है। मतलब एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम और वो बड़ी व्यापारिक कूटनीति का हिस्सा बन रहा है। सही। खैर, अब अमेरिका चलते हैं। वहां तो इस वक्त काफी कुछ पक रहा है लगता है। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली खबर तो यही कि अमेरिकी सरकार का कामकाज ठप है और आज 7वां दिन है। हाँ, 7 दिन हो गए। वजह वही है कि सरकार चलाने के लिए जो जरूरी फंडिंग बिल है, हाँ, उस पर सहमति ही नहीं बन पा रही। सीनेट में, जो उनका ऊपरी सदन है, बिल पास करने के लिए 60 वोट चाहिए थे। लेकिन न रिपब्लिकन न डेमोक्रेट कोई भी इतने वोट नहीं जुटा पाया। मैंने आंकड़े देखे। रिपब्लिकन प्रस्ताव के पक्ष में 42, विरोध में 52 और डेमोक्रेट्स के पक्ष में 45, विरोध में 50। मतलब दोनों ही काफी दूर रह गए। हाँ, बुरी तरह विफल रही है। तो बड़ा राजनीतिक गतिरोध है, डेडलॉक। बिल्कुल। और राष्ट्रपति ट्रंप क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति ट्रंप सोशल मीडिया पर हैं और इसका ठीकरा डेमोक्रेट्स पे फोड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि राजनीतिक मतभेद कितने गहरे हो गए हैं कि सरकार का काम ही रुक गया है। इसका असर तो पड़ेगा ही सरकारी सेवाओं पर, अर्थव्यवस्था पर। जाहिर है। और इसी माहौल के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बड़ा आर्थिक फैसला भी ले लिया है। हाँ, वो भी है। 1 नवंबर से अमेरिका आने वाले सभी ट्रकों पर 25% का भारी शुल्क। इसका क्या मतलब समझें? ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अमेरिका में आप देखें तो करीब 73% जो घरेलू माल ढुलाई है, सामान इधर से उधर ले जाना, हाँ, वो ट्रकों से ही होता है। बिल्कुल। तो इस 25% शुल्क का सबसे ज्यादा असर तो पड़ेगा मेक्सिको और कनाडा पर, जो पड़ोसी हैं। बहुत ट्रक आते जाते हैं वहां से। साथ ही जापान, जर्मनी, फिनलैंड जो ट्रक बनाते हैं, उन पर भी असर पड़ेगा। अभी कितना लगता है? अभी जैसे जापान और यूरोपियन यूनियन से जो हल्के मालवाहक वाहन आते हैं, उन पर 15% लगता है। तो ये 15 से 25%, ये बढ़ोतरी काफी ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा है। और इससे तो व्यापारिक तनाव बढ़ सकता है। बढ़ेगा ही, बिल्कुल। व्यापारिक तनाव की बात चली है तो एक और खबर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो शहरों में कानून व्यवस्था के लिए सेना भी तैनात कर सकते हैं। ये क्यों कहा उन्होंने? हाँ, ये भी एक बयान आया है। उनका कहना है कि शिकागो और पोर्टलैंड जैसे शहरों में अपराध बढ़ रहा है, उसे काबू करने के लिए। अच्छा। और दूसरा कारण बताया है अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन यानी आईसी के जो अधिकारी हैं
उनकी सुरक्षा के लिए। IC, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट। जी, वही एजेंसी जो आव्रजन कानून लागू करती है। हुआ ये था कि हाल में अवैध आव्रजन के खिलाफ कुछ कार्रवाइयां हुई। हाँ। उसके बाद शिकागो और पोर्टलैंड जैसे शहरों में प्रदर्शनकारियों और अधिकारियों के बीच झड़पें हुई थी, ऐसा सूत्रों में कहा गया है। हाँ, मुझे याद आ रहा है, पोर्टलैंड में तो एक जज ने नेशनल गार्ड की तैनाती पर रोक भी लगा दी थी। बिल्कुल, और शिकागो में भी ऐसी रोक की मांग की गई थी। तो ये मामला फेडरल सरकार और स्थानीय प्रशासन के बीच अधिकारों के टकराव का भी बन गया है। और ये दिखाता है कि अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा और खासकर आव्रजन जैसे मुद्दों पर कितना ज्यादा ध्रुवीकरण है। सही कहा। और कैसे ये केंद्र और राज्यों के बीच टेंशन पैदा कर रहा है। इसी बीच एक और डेवलपमेंट है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा से फोन पर बात की है। हाँ, ये भी खबर है। ये बातचीत खास क्यों है? ये इसलिए खास है क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में ब्राजील से आने वाले सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया था। बहुत ज्यादा। 50%? क्यों? ये टैरिफ तब लगाया गया था जब ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई थी। बोल्सोनारो को ट्रंप का करीबी माना जाता था। अच्छा, तो ये उसके बाद पहली बातचीत है? हाँ, इस टैरिफ लगने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली बातचीत है। तो क्या बात हुई? कुछ हल निकला? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने तो बातचीत को काफी अच्छा बताया है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति लूला ने टैरिफ हटाने की मांग की है। और लूला ने यह भी कहा है कि शायद वो अक्टूबर के आखिर में मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन होगा, वहां ट्रंप से मिल सकते हैं। तो मतलब बातचीत के दरवाजे खुले रखने की कोशिश है। हाँ, कोशिश तो लग रही है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? ब्राजील तो ब्रिक्स का सदस्य है। हाँ, और वो अक्सर अमेरिकी आर्थिक नीतियों का विरोध भी करता रहा है। बिल्कुल, बल्कि ब्राजील तो कोशिश कर रहा है कि दूसरे देशों के साथ मिलकर इन अमेरिकी शुल्कों से निपटने के लिए कोई साझा रणनीति बनाई जाए। तो मतलब ऊपर से बातचीत भले ही अच्छी लगे, अंदरूनी तौर पर तनाव बना हुआ है। हाँ, तनाव तो है और ये शायद आगे भी जारी रहेगा। समझ गया। अब जरा दुनिया के कुछ और हिस्सों पर चलते हैं जहां संघर्ष और कूटनीति दोनों चल रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच। हाँ, गाजा। हाँ, गाजा में युद्ध विराम को लेकर मिस्र में अनौपचारिक बातचीत चल रही है, ऐसी खबर है। जी हाँ, और ये बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें अमेरिका की तरफ से व्हाइट हाउस के एक पूर्व सलाहकार शामिल है। अच्छा। और कतर के विदेश मंत्री भी हैं। तो ये दिखाता है कि इस बहुत पुराने और जटिल संघर्ष को सुलझाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें कोशिश कर रही हैं। बातचीत का मेन फोकस क्या है? मुख्य मुद्दा वही है जो अक्सर होता है, कई फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले में सभी इजरायली बंधकों को छुड़ाना। ये तो हमेशा बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये लेन देन हमेशा बातचीत का सबसे कठिन हिस्सा होता है। इसी बीच हमास की तरफ से एक बयान भी आया है। क्या कहा है हमास ने? हमास ने कहा है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव के मुताबिक सभी जीवित और मृत इजरायली कैदियों को सौंपने पर सहमत है। ये तो एक बड़ा बयान है। क्या इससे कुछ उम्मीद बनती है? ये एक अहम डेवलपमेंट जरूर है, लेकिन इसे जमीन पर उतारना बहुत मुश्किल होगा। मतलब प्रस्ताव की बारीकियां क्या है, दोनों पक्ष उसे कैसे देखते हैं, क्या उस पर अमल हो पाएगा, ये सब देखना पड़ेगा। अनौपचारिक बातचीत का मतलब ही है कि अभी रास्ते में कई रोड़े हैं। बिल्कुल। अब एक और अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करते हैं। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। हाँ, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल। उन्होंने श्रीलंका को लेकर एक प्रस्ताव पास किया है। इसमें क्या खास है? खास बात यह है कि ये प्रस्ताव बिना वोटिंग के पास हुआ है, मतलब सर्वसम्मति से। अच्छा। और ये श्रीलंका में सुलह, जवाबदेही और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने पर जोर देता है। और इसके तहत श्रीलंका में जो मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यकाल है उसे 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी UN की नजर बनी रहेगी श्रीलंका पर। जी हाँ, बिल्कुल। इस प्रस्ताव में श्रीलंका सरकार से क्या कहा गया है? क्या उम्मीदें हैं? कई अहम बातें हैं। सरकार से कहा गया है कि वो भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन के खिलाफ ठोस कदम उठाएं। देश इनसे काफी जूझा है हाल में। हाँ, वो तो है। साथ ही एक विवादास्पद कानून है वहां, आतंकवाद निरोधक अधिनियम PTA, उसे निरस्त करने को कहा गया है। PTA, इसमें क्या दिक्कत है? स्रोत बताते हैं कि इस कानून का इस्तेमाल खासकर तमिल और मुस्लिम समुदाय के लोगों को बिना मुकदमे के लंबे समय तक हिरासत में रखने के लिए होता रहा है। इसके अलावा अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा के लिए ऑनलाइन सुरक्षा एक्ट में सुधार करने की भी बात कही गई है। ठीक है। क्या सरकार की किसी अच्छे काम का भी जिक्र है या सिर्फ आलोचना ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रस्ताव में सरकार की कुछ पुरानी कमिटमेंट्स का स्वागत भी किया गया है, जैसे मानवाधिकार हनन के कुछ गंभीर मामलों की जांच फिर से खोलना और एक स्वतंत्र लोक अभियोजन संस्था बनाने का वादा। तो कुल मिलाकर ये प्रस्ताव श्रीलंका पर एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए रखने की कोशिश है ताकि वो मानवाधिकारों के रास्ते पर चले।
ठीक है, अब सीरिया चलते हैं। वहां परोक्ष संसदीय चुनाव हुए हैं हाल में और उनके शुरुआती नतीजे आ गए हैं। जी, इसे क्यों अहम माना जा रहा है? इसे सीरिया में जो इतने सालों से संघर्ष चल रहा है उसके बाद राजनीतिक बदलाव की दिशा में एक मतलब छोटा ही सही पर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पर ये परोक्ष चुनाव क्या होता है? सीधे जनता ने वोट नहीं दिया? नहीं, प्रक्रिया थोड़ी अलग थी। करीब 6000 क्षेत्रीय प्रतिनिधि थे। उन्होंने पहले से तय एक लिस्ट में से 210 में से 119 सीटों के लिए उम्मीदवारों को चुना। अच्छा। वहाँ के मौजूदा राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि सामान्य चुनाव कराना शायद मुश्किल है, तो इस तरह के परोक्ष चुनाव को भी आगे बढ़ने के एक तरीके के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए अब एक दुखद खबर की ओर बढ़ते हैं, पड़ोसी देश नेपाल से। भारी बारिश और बाढ़। हाँ, ये बहुत चिंताजनक खबर है। स्थिति वाकई गंभीर है। पिछले 3 दिनों में भारी बारिश हुई है और उससे आए बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 60 तक पहुंच गई है। 60? हाँ, और दुख की बात यह है कि इनमें 15 बच्चे भी शामिल हैं। ओह, बहुत दुखद। कुल 11 जिले प्रभावित हुए हैं, लेकिन सबसे बुरा हाल कोशी प्रांत के इलाम जिले का बताया जा रहा है। इलाम जिले में क्या हुआ है खासतौर पर? इलाम जिले में ही 37 लोगों की मौत हुई है। कुछ बाढ़ और भूस्खलन में दबे, कुछ बिजली गिरने से, कुछ सड़क दुर्घटनाओं में। नेपाल के कई प्रांतों में कोशी, मधेशी, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी सब जगह मानसून का भारी असर है। सेना, पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल सब बचाव काम में लगे हैं। लेकिन मुश्किलें आ रही होंगी? बहुत ज्यादा। खराब मौसम है, इलाका मुश्किल है, चुनौतियां बहुत हैं। सरकार ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख नेपाली रुपए मुआवजे की घोषणा की है। लेकिन तबाही का मंजर बड़ा है। अभी तो प्राथमिकता यही है कि जो लोग फंसे हैं उन्हें निकाला जाए, मदद पहुंचाई जाए। ये दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज का असर पड़ोस में कितना गंभीर हो रहा है। बिल्कुल सही कहा। अब थोड़ा माहौल बदलते हैं, खेल की दुनिया का रुख करते हैं, खासतौर पर महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप। हाँ, वर्ल्ड कप। कल कोई मैच था? जी, कल इंदौर में मैच था, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड का। अच्छा, क्या नतीजा रहा? दक्षिण अफ्रीका ने काफी आसानी से 6 विकेट से न्यूजीलैंड को हरा दिया। ओह। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 231 रन बनाए थे। ठीक स्कोर था? हाँ, ठीक था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने ये लक्ष्य सिर्फ 41 ओवर में ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोई स्टार परफॉर्मर रहा? दक्षिण अफ्रीका की ताजविन ब्रिट्स, उन्होंने शानदार शतक लगाया, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अच्छा। उन्हीं की पारी ने जीत आसान कर दी। न्यूजीलैंड की टीम तो 48वें ओवर में ही ऑल आउट हो गई थी। तो आज क्या है वर्ल्ड कप में? आज गुवाहाटी में इंग्लैंड का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ओके। दोपहर 3 बजे से भारतीय समय के अनुसार। वर्ल्ड कप अब दिलचस्प होता जा रहा है। हर मैच के साथ प्रेशर बढ़ रहा है टीमों पर। सही। और आखिर में विज्ञान जगत से एक बहुत बड़ी खबर है। हाँ, नोबेल प्राइज। जी, चिकित्सा या शरीर विज्ञान यानी मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में 2025 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है। जी हाँ, विज्ञान का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है ये। इस बार ये पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया जा रहा है। 3 लोगों को? कौन कौन है? 2 अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, मैरी ई ब्रूनर और फ्रेड रामस्टेल, और उनके साथ जापान के शिमोन साकागुची। इन तीनों को मिलेगा। किस खोज के लिए मिल रहा है ये पुरस्कार? क्या काम किया है उन्होंने? ये पुरस्कार उन्हें रेगुलेटरी टी कोशिकाओं पर उनके अभूतपूर्व काम के लिए दिया गया है। रेगुलेटरी टी कोशिकाएं, ये क्या होती हैं? ये हमारे इम्यून सिस्टम मतलब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका काम है शरीर को अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करने से रोकना। अच्छा, मतलब ये एक तरह से इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती हैं? बिल्कुल। इनकी खोज और ये कैसे काम करती हैं इसे समझने से ऑटो इम्यून बीमारियों के इलाज में बहुत मदद मिली है। ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे गठिया है या टाइप 1 डायबिटीज है, जिनमें शरीर खुद पर ही हमला करने लगता है। और कैंसर के इलाज की दिशा में भी नई उम्मीदें जगी हैं इनके काम से। तो ये वाकई चिकित्सा विज्ञान में एक मील का पत्थर है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी खोज है। तो ये थी आज की वो अहम खबरें जिनका हमने आकाशवाणी के स्रोतों के आधार पर एक तरह से विश्लेषण किया। जी। हमने देखा कि कैसे कतर में यूपीआई का लॉन्च होना सिर्फ एक पेमेंट की बात नहीं है, बल्कि ये भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर और व्यापार कूटनीति का भी हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, और अमेरिका में वो राजनीतिक गतिरोध कैसे सरकारी कामकाज से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक असर डाल रहा है। सही। और हमने ये भी देखा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकारों और संघर्षों को सुलझाने की कोशिशें जारी हैं,
भले ही रफ्तार थोड़ी धीमी लगे, जैसे श्रीलंका और इजराइल हमास के मामलों में दिख रहा है। साथ ही नेपाल की आपदा हमें फिर से याद दिलाती है जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों की। हाँ, वो तो है। और अंत में नोबेल पुरस्कार, विज्ञान की वो ताकत जो इंसानी जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता रखती है। सही कहा। इन सभी खबरों को एक साथ रख के देखें तो एक सवाल मन में आता है। क्या? कि ये सब अलग अलग घटनाएं, फिनटेक का ये बूम, राजनीतिक खींचतान, अंतर्राष्ट्रीय समझौते और तनाव, प्राकृतिक आपदाएं, ये वैज्ञानिक खोजें, ये सब मिलकर हमारी दुनिया को कितनी तेजी से और किस दिशा में ले जा रही हैं। ये सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब आज की ये सुर्खियां कल की हकीकत को कैसे बुन रही हैं, ये सोचना वाकई दिलचस्प है। इस पर विचार करते रहिएगा।